हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस वीडियो में पार्लियामेंट के आगे का लेक्चर देखेंगे। तो देखते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने ये देखी थी और इसमें भी देखते हैं ये। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? लोकसभा की कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है? तो 550 मेंबर्स लोकसभा में आ सकते हैं। 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। द मेंबर ऑफ लोकसभा इज़ इलेक्टेड बाय, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं? तो वो डायरेक्टली उन्हें जनता इलेक्ट करती है फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्शन जो होंगे वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे होंगे, मतलब 18 ईयर से जितने भी ऊपर के पर्सन हैं वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, पहले ये एज 21 थी, बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये एज रिड्यूस कर दी गई। ठीक है, जो सीट का एलोकेशन होगा वो भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। द प्रोविजन ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू, ये जो प्रोविज़न है कि एलोकेशन ऑफ सीट जो होगी वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगी, ये कुछ स्टेट्स में अप्लाई नहीं हो सकता। वो कौन से स्टेट हैं जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 6 मिलियन से कम हो, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा प्रोविज़न। हु कैन डिसाइड द मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज? कौन डिसाइड करेगा कि यूनियन टेरिटरीज से लोकसभा में कैसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? तो वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। इन विच आर्टिकल द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा हैज़ गिवन? कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 80 में, और लोकसभा का आर्टिकल 81 में दिया गया है। व्हेन इज द रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट टेक प्लेस? कब रीएडजस्टमेंट होगा सीट्स का? ठीक है, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनमें सीट एलोकेट की जाती हैं, उनका रीएडजस्टमेंट कब होता है? तो आफ्टर एवरी सेंसस, हर एक सेंसस के बाद, ठीक है, सीट्स का एलोकेशन होता है। अब डिलिमिटेशन कमीशन इन सीट्स का एलोकेट करती है और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का एरिया डिवाइड करती है हर एक स्टेट का, ताकि जो पॉपुलेशन है और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का एरिया सिमिलर हो जाए हर एक स्टेट में। तो डिलिमिटेशन कमीशन इसीलिए बनाया जाता है। कौन बनाता है डिलिमिटेशन कमीशन? पार्लियामेंट बनाती है अंडर आर्टिकल 82। अब तक ये 4 बार बन चुका है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के थ्रू, 1952 में, 62 में, 72 में और 2002 में। ठीक है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द फ्रोजन ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टेक प्लेस? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सीट्स का एलोकेशन फ्रीज कर दिया गया है? तो वो 42वें संवैधानिक संशोधन से फ्रीज कर दिया गया है, मतलब अभी सीट्स को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न जो स्टेट्स है यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे सीट्स का नंबर भी इंक्रीज होता जा रहा था, और जो सदर्न स्टेट थे वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई थी, तो वहाँ पे सीट्स जो थी वो फिक्स सी हो गई थी, वहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो ये एक डिससिमिलैरिटी हो गई थी बिटवीन नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट, इसलिए इनको फ्रीज कर दिया गया ताकि नॉर्दर्न स्टेट्स भी पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस करें। ऑन द बेसिस ऑफ विच सेंसस द प्रेजेंट एलोकेशन ऑफ सीट्स टेक प्लेस? फिलहाल कौन से सेंसस से एलोकेशन ऑफ सीट्स हो रही है? तो 2001 वाला जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग सीट्स हो रही हैं एलोकेट। हाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स ऑफ फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब टेक्स प्लेस? ये कैसे एलोकेट होती है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट्स को? तो ये भी इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही एलोकेट करते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का ड्यूरेशन क्या होता है? देखो, राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर है और कंटिन्यू चैम्बर है, ये कभी भी स्थगित नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा रहता है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा? लोकसभा का ड्यूरेशन 5 साल का होता है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है? तो उनका टेन्योर होता है 6 ईयर। ठीक है, ये जो 6 ईयर है ये संविधान में नहीं दिया गया है, ये दिया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में। ठीक है, संविधान में बोला गया है कि एवरी थर्ड मेंबर, मतलब 1/3 जो मेंबर होंगे वो एवरी सेकेंड ईयर रिटायर होंगे। ठीक है, ऐसा बोला गया है।
व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के मेंबर्स का कितना टेन्योर होता है, तो 5 साल, और राज्यसभा के 1 साल ज़्यादा होता है, 6 साल हो गया, ठीक है। कैन द टर्म ऑफ लोकसभा इंक्रीज, क्या लोकसभा का टर्म इंक्रीज हो सकता है? देखो लोकसभा वैसे कितने टर्म के लिए होती है, 5 साल के लिए होती है, उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शंस होते हैं, फिर नए मेंबर्स आते हैं। ऐसे ही 5 साल से क्या इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो यस बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। कब बढ़ाया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसका टर्म हम बढ़ा सकते हैं। अब क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं मेंबर्स की, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर जाते हैं, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन लड़ने से पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑथराइज किसी पर्सन के आगे इन्होंने ओथ ली हो, ठीक है। सेकंड हो गया। अब थर्ड, राज्यसभा के केस में 30 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और लोकसभा के केस में 25 ईयर होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा के केस में कितनी साल है, 30, और लोकसभा के 25। राज्यसभा का ड्यूरेशन कितना होता है, राज्यसभा के मेंबर्स का तो 6 और लोकसभा के मेंबर का 5। राज्यसभा एक कंटिन्यू चैम्बर है और लोकसभा डिसॉल्व होता है एवरी 5 ईयर, ये याद रखना, ठीक है। डिफरेंस इसमें आ सकता है। डिस्क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं मेंबर्स की। अब तक तो हमने क्वालिफिकेशंस देखी हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना किए हुए हो, ठीक है। अनसाउंड माइंड का ना हो, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, ठीक है। अनसाउंड माइंड का हो, डिस्क्वालिफिकेशन देख रहे हैं ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हो, सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो, ठीक है। इसने वॉलेंट्रली किसी और देश की सिटीजन को एक्वायर कर लिया हो, या फिर पार्लियामेंट के किसी कानून के द्वारा ये डिस्क्वालीफाई किया हो, ठीक है। इसने डिस्क्वालीफाई किया हो। क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और डिस्क्वालीफाई हो किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर, ठीक है। अब वैकेंसी देख लेते हैं। देखो सीट्स इनके वैकेंट भी तो हो सकती हैं, तो वह कैसे कैसे वैकेंट हो सकती हैं। कोई भी पर्सन, ठीक है, इलेक्ट हो गया है दोनों हाउस में, ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस पर, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, 10 दिन के अंदर उसे अपनी मर्जी की कोई भी सीट चुन लेनी होगी, ठीक है, कि वो इसका मेंबर है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो जो राज्यसभा में उसकी जो सीट होगी वो वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली राज्यसभा में उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी, वो लोकसभा का मेंबर कहलाएगा, ठीक है। अगर सेकंड देखो, अगर सिटिंग मेंबर, ठीक है, वन हाउस ऑल्सो इलेक्टेड फॉर अदर हाउस, ठीक है, तो उसकी जो फर्स्ट हाउस वाली सीट होगी वो वैकेंट हो जाएगी। सपोज करो कोई मेंबर है राज्यसभा का, फिर उसने इलेक्शन लड़ा वो लोकसभा के लिए, फिर लोकसभा का भी वो मेंबर बन गया, ठीक है, तो जो उसकी राज्यसभा वाली सीट होगी वो ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। और एक और इसमें है कि अगर कोई पर्सन 2 सीट्स पर इलेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो विद इन 10 डेज उसे एक सीट को छोड़ना होगा। अगर वो नहीं कर पाया ऐसा तो उसकी दोनों सीट्स वैकेंट हो जाएंगी, ठीक है। अगर वो डिस्क्वालीफाई है 10th शेड्यूल के अंडर तो वैकेंट हो जाएगी सीट। अगर उसने 60 डेज तक सेशन नहीं अटेंड किया है, ठीक है, वो लोकसभा या राज्यसभा में नहीं गया है, तो भी वैकेंट हो जाएगी उसकी सीट। या फिर उसने अपना रिजाइन लेटर चेयरपर्सन को दे दिया है। लोकसभा में कौन होंगे, स्पीकर, और राज्यसभा में कौन होते हैं, चेयरमैन, ठीक है। तो अगर उन्होंने उनको अपना रिजाइन दे दिया है तो भी वैकेंट हो जाएगी। कुछ अदर भी हैं वैकेंसी का, देखो अगर वो उसका इलेक्शन ही डिक्लेयर कर दिया जाए वॉइड, कि वॉइड है इसका इलेक्शन, तो भी क्या बोलते हैं, सीट वैकेंट हो जाएगी। हाउस के द्वारा निकाल दिया जाए, या फिर वो पर्सन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्ट हो गया हो, या फिर गवर्नर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया हो, तो भी उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। अब आगे हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट टेक्स ओथ इन फ्रंट ऑफ, जो अब ये मेंबर्स चुनकर गए हैं ये ओथ किसके आगे लेंगे। देखो जो पहले मैंने ओथ बताई थी वो थी इलेक्ट होने से पहले की,
ठीक है। इलेक्शन होने से पहले ही जब नॉमिनेशन के लिए अपना नॉमिनेशन लेटर देने जाते हैं तब हमें उनको ओथ लेनी पड़ती है। ठीक है, ये ओथ है मेंबर बनने के बाद की। ठीक है, पार्लियामेंट में मेंबर बनने के बाद ओथ कौन दिलवाएगा? तो प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड कोई भी पर्सन, वो उनको ओथ दिलाएगा। हु डिसाइडेड द सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? कौन डिसाइड करेगा सैलरी? देखो, पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। और लोकसभा के जो स्पीकर हैं, चेयरमैन है राज्यसभा के, उनकी भी सैलरी कौन डिसाइड करेगी? पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। और इन सब की सैलरी चार्ज ऑन होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। देखो, सैलरी दो तरह की होती है, चार्ज एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, चार्ज और मेड। ठीक है, जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, चार्ज ऑन सैलरी होती हैं, उन पर वोट नहीं किया जाता। ठीक है, और जो मेड सैलरी होती है उनके ऊपर वोट किया जाता है, वोटिंग के द्वारा वो डिसाइड की जाती है। और चार्ज वाली सिंपली आपसी सहमति से डिसाइड की जाती हैं। तो स्पीकर और चेयरपर्सन की जो सैलरी है वो चार्ज एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चार्ज ऑन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। तो इनके ऊपर कोई भी पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होगी। तो लिख भी रहा है, देखो, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और जो मेड सैलरी होती हैं, मेंबर्स की जो सैलरी मोस्टली होती हैं वो मेड सैलरी होती हैं, उनके ऊपर वोटिंग्स होती है, वो वोटिंग्स के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।